दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी आज की सुबह में। आप हैं डॉक्टर रवि कीर्ति। जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन बिहार के इस मंच बिहार बिहान कार्यक्रम पर। और आपके विषय में बताऊं कि आप अपर प्राध्यापक हैं पटना एम्स में आप लगभग 2013 से जी, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज की बातचीत की हम शुरुआत करें। जी, तो देखिए, मेडिकल फील्ड जो होता है ना डॉक्टर साहब, वो ऐसा एक फील्ड है, वो ऐसा एक क्षेत्र है, जब आप उसमें काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जीवन उसमें रम जाता है। और कई लोग होते हैं जो ये सोच के जाते हैं कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, और जब आप इस क्षेत्र में जाते हैं, चिकित्सा सेवा देते देते आप एक चिकित्सक सेवक बन जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत यहाँ से की जाए कि कैसे आया आपके मन में कि मुझे मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है या सेवा देनी है। इस पर आप अपनी चर्चा करें। अ, ये तो थोड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि कोई एक वो क्षण नहीं था जब मैंने ये तय किया। लेकिन हमारे समय में, और आज भी ये बात सच है, लेकिन हमारे समय में एक मध्यवर्गीय परिवार में आम तौर पर हर बच्चे से ये आशा की जाती थी कि वो जब स्कूल से बाहर निकले तो या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या किसी और प्रोफेशनल लाइन में जाए, या फिर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से किसी अच्छी नौकरी में जाए। निश्चित रूप से आज बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं हमारे युवाओं के सामने, लेकिन उन दिनों कमोबेश हर मध्यवर्गीय परिवार में हर बच्चे से कुछ इस प्रकार की अपेक्षा होती थी। मैं थोड़ी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं तो मैं ज़रूर। यहीं पाटलिपुत्र में पला बढ़ा, यहीं की गलियों में खेलता हुआ, काफ़ी खेला, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की बचपन में। मेरा बचपन बीता अपने ननिहाल में। मेरे नाना प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र इतिहासकार थे, और मेरी माँ भी इतिहास की प्राध्यापिका रही हैं, प्रोफेसर जयश्री मिश्र। 2-3 वर्ष पहले वो मगध महिला कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई। पिताजी बिहार अभियंत्रण सेवा में रहे हैं, श्री राम नरेश शर्मा, वो अभी रिटायर हो चुके हैं अब। तो एक पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था। मेरे मामा डॉक्टर हैं, तो उनको देखकर शायद मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे मन में आता होगा कि मैं भी डॉक्टर बनूँ। लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं था मेरे मन में। मैं 10वीं तक आते आते मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं, मुझे तो मेडिकल क्षेत्र में ही जाना है। तो क्योंकि उस समय तक आपको तय कर लेना होता है कि आप जी। कौन से विषय लेंगे। तो फिर मैंने 12वीं पास की और परीक्षा दी, और मेडिकल में मेरा चयन हो गया। इंजीनियरिंग और मेडिसिन, ये जो दो लाइनें प्राय बच्चों के सामने होती हैं, तो मुझे लगता था कि मशीनों से ज़्यादा रुचि मुझे इंसानों में है। ओके। अ, और उस समय तो मेरे मन में एक और बात थी, जो कि मैं एक कन्फेशन करना चाहूँगा। मुझे लगता था, जब मैं किसी डॉक्टर को दिखलाने बचपन में जाता था शाम के समय, तो मुझे लगता था कि ये डॉक्टर लोग शाम में प्रैक्टिस करते हैं और दिन भर उनका फ्री होता है। हालांकि वैसा नहीं होता, और मैं तो अब 9 to 5 जॉब ही कर रहा हूँ। लेकिन वो बात भी मेरे मन में रहती थी कि लगता है कि डॉक्टर का दिन का समय फ्री होता है। बच्चे के मन में बहुत सी बातें आती हैं। तो इस प्रकार, जैसा मैंने बताया, 10वीं आते आते मैंने ये तय कर लिया था। जी। तो इस तरीके से आपने देखा। अच्छा, मन में ये बात तो शुरू से रही होगी, जैसा कि आपने अपनी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया। जी, तो एजुकेशनल माहौल तो शुरू से है आपके घर में, और वही आप में दिख भी रहा है, आपके बातों में, आपके शब्दों में। और शिक्षण फील्ड में भी आप आए, शिक्षण के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, भले ही मेडिकल शिक्षण में हो, लेकिन आप काम कर रहे हैं। तो जब आपने मेडिकल में एडमिशन लिया, मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ से इंडिया से जो आपने शुरुआत की और वो जाके यूके तक का सफ़र आपने किया, तो इंडिया से यूके के सफ़र के अनुभवों के विषय में आप हमारे दर्शकों से शेयर करें, ताकि वो भी जान पाए किस तरीके से आपने अपनी मेडिकल की यात्रा पूरी की। जी। तो
एमबीबीएस मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया, आरजी कार मेडिकल कॉलेज से। और मैं जब एमबीबीएस ख़त्म होते होते मेरे मन में ये विचार आया था कि अब मैं भारत के बाहर जाकर कुछ अनुभव प्राप्त करूं। और यूके का जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है वो अपने आप में एक बड़ा आदर्श सा मॉडल है, तो मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं उसमें काम करूं। तो 2002 तक मैं अपनी इंटर्नशिप समाप्त कर चुका था। तो वहाँ जाने की जो परीक्षा होती है प्लैब, मैंने थोड़ी उसकी तैयारी की, परीक्षा दी और फिर मैं वहाँ चला गया। 2003 दिसंबर में गया, 2004 फरवरी से मैं वहाँ काम करने लगा। और पहले तो जो वहाँ की पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्रणाली है, ट्रेनिंग है, वो मैंने प्राप्त की, एमआरसीपी की परीक्षा पास की। उसके बाद स्नातकोत्तर के बाद भी वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी काफ़ी लंबी ट्रेनिंग होती है। तो वो समाप्त होते होते मुझे 2010 हो गए और उसके बाद मैंने वहीं पर एक कंसल्टेंट के रूप में जनरल मेडिसिन में काम करना शुरू किया। मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और भारत और यूके दोनों जगह काम करने से और दोनों जगह का अनुभव प्राप्त करने से मेरा जो एक कह सकते हैं प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग है, मुझे लगता है कि उसमें एक संपूर्णता आई है। मैं चीज़ों को अलग अलग नज़रियों से देख पाता हूँ और समझ पाता हूँ कि एक ही काम करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, और कई बार मैं तुलना कर पाता हूँ कि यह बेहतर है या वह बेहतर है इस परिस्थिति में। तो कुल मिलाकर अच्छा अनुभव रहा है। और मैं यहाँ से एक विद्यार्थी के रूप में गया था और लगभग 10 साल वहाँ बिताए, तो थोड़ा बड़ा होकर लौटा। इसी बीच मेरा विवाह भी हुआ, एक लड़का भी हुआ। जब मैं लौट कर आया तो मेरा बेटा 4 साल का था। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा सा अनुभव रहा मुझे वहाँ पर। जी, जब आपने इंडिया से पढ़ाई शुरू की, मेडिकल की, कोलकाता से आपने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और उसके बाद अचानक से इंडिया से बाहर जाना, यूके जाना, ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब कि माहौल बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है। तो क्या मुश्किलात आई आपको उन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में, या कितना सहज हुआ आपके लिए इंडिया से लेके विदेश तक जाना? किस तरीके से आपने उस पल को एंजॉय किया है, उस पल को आपने अपने अपने अंदर शामिल किया है? मैं चाहूँगी कि थोड़ी चर्चा उसे भी करें और भारत से जो यूके की यात्रा है उन दिनों को याद करें। जी, आ, सहज तो नहीं था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उस उन्हीं चुनौतियों में व्यक्ति जीवन का आनंद भी लेता है। जब मैं वहाँ गया था तो आ, एक तो कि उस ज़माने में और आज भी आ, वहाँ जीने का खर्च थोड़ा यहाँ से अधिक होता है। और जब तक आपको आपकी पहली तनख्वाह नहीं मिल जाती है, तब तक आप जो अपने माता पिता से थोड़े पैसे लेकर गए होते हैं उसमें गुजारा करना होता है। और मुझे तब मालूम नहीं था कि मैं कब अपना पहला वेतन प्राप्त करूंगा, क्योंकि जब आप जाते हैं प्लैब जो परीक्षा देकर जाते हैं वह एक लाइसेंसिंग परीक्षा है। अर्थात वह आपको एक प्रकार से अनुमति देता है कि अब आप यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अलग अलग जगह आवेदन करना होता है और फिर आपको किसी प्रोग्राम में ले लिया जाता है। तो मुझे पता नहीं था कि कितना समय लगेगा, और सच बताऊं तो वहाँ जाकर पता चला कि भारत से और अन्य देशों से भी, लेकिन भारत से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ उस समय थे। तो कंपटीशन था, तो ये एक थोड़ा सा असुरक्षा का बोध होता था। और शुरू शुरू में 6 महीने का वीज़ा देते हैं, तो लगता है कि मुझे इसी अवधि में कुछ कर लेना है, वरना मेरा सारा प्रयास कहीं बेकार व्यर्थ न न चला चला जाए, जाए। जी। व्यर्थ न चला जाए, खाली हाथ लौट कर ना आना पड़े। तो उसका एक तनाव रहता था, वो एक संघर्ष का भाव मन में रहता था। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ समय से होता चला गया। लेकिन उन 2-3 महीनों में मैं बताऊं कि आ, मैं चाय भी पीता था तो सोच कर पीता था कि अभी पीना सही है या मैं
इसके बिना भी काम चल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं काफ़ी कंजूसी से उन दिनों जीता था, और वैसे भी हम लोगों की परवरिश जिस तरह से हुई थी, तो हम कम संसाधन में भी जीने की आदत है, तो आज तक वो बना हुआ है, वही आदतें आज तक बनी हुई हैं। तो वो संघर्ष था। लेकिन और एक बार जब काम करने लगा, तो जो दूसरी चीज़ कहीं बाहर जाने पर व्यक्ति को महसूस होती है, वो है कि एक सांस्कृतिक जो अंतर होता है एक सांस्कृतिक जगह से, परिवर्तन जो होता है। बिल्कुल जी। सांस्कृतिक जो परिवर्तन होता है, और संवेदनशील व्यक्ति शायद इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करता है। हो सकता है कुछ लोग महसूस भी ना करते हों, लेकिन वहाँ के समाज में वहाँ कब क्या बोलना उचित है, अनुचित है, किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब बातें भी सीखनी पड़ती हैं, उनका भी एक तनाव होता है। और जी। तीसरी बात, एक बाहर के देश में जब आप काम करते हैं तो मन में आशंका बनी रहती है कि कहीं मुझसे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो, अगर हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो शुरू के कुछ 1-2 वर्षों में ये तनाव ज़रूर रहता है। से आपने विदेशों में अपनी पढ़ाई पूरी की है। जब विदेश से आपका इंडिया वापस आना हुआ, भारत आप वापस आए, तो किस तरीके से यहाँ अपने आप को सहज कर पाए, किस तरीके से यहाँ अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए, इसके विषय में चाहूँगी कि बताएं आप। एक बार आ जाने के बाद कठिन नहीं था, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों से मैं अवगत था, यहीं पला बढ़ा था। मेरी जो अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग हुई थी वो भारत में ही हुई थी, तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवा भी मेरे लिए अपरिचित नहीं थी। लेकिन वहाँ से यहाँ आने का जो निर्णय होता है वह निश्चित रूप से थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक बार जब आप कहीं स्थिर हो जाते हैं और अपने करियर में अच्छा कर रहे होते हैं, तो ये अपने आप को वहाँ से विस्थापित करके आना थोड़ा कठिन होता है। और तब तक मैं विवाहित भी हो चुका था, तो और मेरी पत्नी भी वहाँ काम कर रही थी मेरी ही तरह वो, तो उन एक साझा फ़ैसला लेना था। लेकिन मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उनको कि इस फ़ैसले में उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन मन में आशंकाएं होती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तो हो जाएगा ना, ये एक मन में प्रश्न रहता है। वो 2 पंक्तियां हैं कि इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, तो वो एक आशंका मन में रहती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, एक बार जब निर्णय ले लिया, और ये मेरे मन में शुरू से ही था कि मुझे भारत लौट कर वापस जाना है, और एक बार जब निर्णय ले लिया, यहाँ आ गया, तो मुझे समय नहीं लगा। मैं 1 सप्ताह के अंदर अपने काम में बिल्कुल रम चुका था। और मैं ईश्वर का इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक अच्छा अवसर मिला, क्योंकि ये वही समय था जब पटना में एम्स की शुरुआत हो रही थी, और मैं उसके प्रारंभिक संकाय सदस्यों में से हूँ। तो शुरू से जुड़ने का एक अलग ही आनंद था, एक अलग प्रकार की चुनौती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, तो एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई। आकर सोचना नहीं पड़ा कि अब मुझे क्या करना है। वो मेरे आने के पहले ही मुझे वो नौकरी मिल चुकी थी, तो इसलिए वो तो आसान था। लेकिन एक बार जब आ गया तो बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, काम करने का माहौल बिल्कुल ही अलग था। जी, ऐसा कहते हैं ना कि हमने अपने लिए कितनी भी प्लानिंग क्यों न कर रखी हो, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ अलग ही प्लानिंग की होती है, और वो जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। आपके लिए भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग लगता है हो चुका, मतलब पहले ही हो चुकी थी, और जब आप इंडिया वापस आए तो यहाँ पे एक नई शुरुआत के साथ अपने एक नए जीवन का आपने आगाज़ किया। कि जब आप पटना वापस आए, बिहार वापस आए, तो आपने पटना एम्स ज्वाइन किया। उस समय चूँकि पटना एम्स की नींव रखी जा रही थी, किस तरीके से एक शुरुआत हो रही थी, तो जानना चाहूँगी कि कैसा अनुभव रहा, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको जब आपने ज्वाइन किया, और किस तरह की परिस्थितियाँ उस समय थी, उसके विषय में बताएं। जी, बहुत ही अनोखा अनुभव रहा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही इस प्रकार का अनुभव मिलता है जब आप एक ऐसे संस्थान में काम शुरू करते हैं जो खुद अपने शैशव में हो। मुझे याद है, मैंने विभाग की शुरुआत ओपीडी सेवाओं से की थी। तब हमारी बिल्डिंग भी तैयार नहीं थी,
तो जो आवासीय परिसर है एम्स पटना का, वहीं एक छोटे से कमरे में हमने ओपीडी शुरू की। ये बात मेरे विचार से जुलाई 2013 की होगी। 15 अगस्त 2013 को हम लोग मुख्य परिसर में आ गए। हालांकि परिसर उस समय मेरे ख्याल से 10% ही विकसित हुआ था, उसकी एक बिल्डिंग तैयार थी। तो फिर हमने वहाँ अपनी ओपीडी शुरू की। कुछ बेड से हम लोगों ने इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी रोगियों को भर्ती करने की भी सुविधा वहाँ शुरू की। और उसी समय क्योंकि 2012 में एमबीबीएस के पहले सत्र का प्रवेश हो चुका था और 2013 से उनको जो रोग विषयक विषय हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसकी भी पढ़ाई शुरू हो जाती है 3rd सेमेस्टर से। तो 2013 से सितंबर से उनको भी पढ़ाना था। तो जो एकेडमिक बिल्डिंग थी वो तैयार थी, लेक्चर थिएटर्स बहुत अच्छे थे, तो उनका पठन पाठन भी शुरू हुआ। लेकिन चूँकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें व्यावहारिक ज्ञान का बहुत महत्व होता है, तो यद्यपि हमारी बिल्डिंग पूरी तरह तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ कमरों को इस लायक बनाया गया कि वहाँ रोगी भर्ती किए जा सकें। तो कम संख्या में ही, उस समय तो इमरजेंसी नहीं थी, ओपीडी से ही हम लोग कुछ मरीज़ भर्ती किया करते थे, तो मरीज़ों का भी कुछ भला हो जाता था और हमारे विद्यार्थियों को अवसर भी मिलता था मरीज़ों को देखने का। और उस कम संसाधन में भी हम सब लोगों ने मिलकर, मैं मेडिसिन विभाग से हूँ लेकिन अन्य विभागों ने सबने मिलकर कम संसाधन में भी यह सुनिश्चित किया कि हमारे विद्यार्थियों की उनके प्रशिक्षण में कहीं कोई कमी न रह जाए। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोगों ने एक टीम की तरह अच्छा काम किया। तब से काफ़ी लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। हमारी ओपीडी तो 1-2 महीने के अंदर ही इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे याद है उन दिनों मैं रात को 7-8 बजे तक घर लौटा करता था, क्योंकि मैं अपने विभाग में अकेला संकाय सदस्य था और एक हमारे साथ वरीय प्रवासी चिकित्सक सीनियर रेजिडेंट हुआ करते थे। तो हम 2 लोग मिलकर काफ़ी शाम तक, क्योंकि जो मरीज़ आ जाते थे उनको हम देखकर ही घर आते थे। तब से बहुत लंबा रास्ता हमने तय किया है। अब हमारी पूरी बिल्डिंग लगभग तैयार है और काफ़ी संख्या में हम मरीज़ों को भर्ती कर पाते हैं। हमारी इमरजेंसी सेवा बहाल हो चुकी है। हमारे कई बैचेस निकल चुके हैं, जो एमबीबीएस करके 4-5 बैचेस हमारे निकल चुके हैं और वो अपने करियर में, अपने जीवन में सब लोग अच्छा कर रहे हैं। यह देखकर बहुत ही एक आत्मिक संतोष मिलता है। और अब स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी शिक्षा हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से शुरू कर दी है। उसके कई बैचेस हमारे आ चुके हैं। पहला, चूँकि वह 3 वर्ष की ट्रेनिंग होती है, तो पहला जो सत्र था वो इस साल दिसंबर में एमडी होकर बाहर निकलेगा। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारे संस्थान में, हमारे विभाग में आज कारगिल से लेकर केरल तक के विद्यार्थियों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग को चुना है। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि देश के विभिन्न भागों से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने, और हमारा यह प्रयास होता है कि हम उनको बेहतरीन शिक्षा दे सकें। अभी कोरोना का ये जो फेज़ हमने जिया है, लोगों ने जिया है, अनुभव किया है, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हुआ? क्योंकि आपके हॉस्पिटल में, आपके यहाँ कई ऐसी परेशानियाँ होंगी, कई ऐसे लोग जाते होंगे, क्योंकि पूरे बिहार की नज़र आप पे टिकी हुई थी उस दौरान। कई लोग हैं जो पटना एम्स जा रहे हैं और अपनी समस्या के लिए, अपनी समस्या के निजात के लिए, इलाज के लिए बस एक ही दिशा में देख रहे थे और वो है पटना एम्स। तो ऐसे में किस तरीके से आपने उन तमाम सिचुएशन को हैंडल किया, कितना मुश्किल हुआ और आपने अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखा, इन तमाम विषयों पर मैं चाहूँगी कि आप चर्चा करें। कठिन था, इस बारे में दो राय नहीं है कि बहुत कठिन दौर रहा है ये। और पिछले वर्ष मार्च में हमें आभास हो गया था कि कोई विपत्ति आने वाली है। जो अच्छी बात हुई वह यह थी कि हम लोगों ने समय रहते इसकी तैयारी शुरू कर दी थी
और जो पहली लहर आई, तो लहर के आने के पहले ही हम लोगों ने एक खाका तैयार कर लिया था कि हमें किस प्रकार से अपनी सेवाओं को व्यवस्थित करना है ताकि हम लोग कोविड के मरीज़ों को वो सेवा दे पाएँ जिनकी उनको आवश्यकता होगी। हालांकि जब हमने शुरू किया था तो हमने उसके लिए एक वार्ड रखा था कि इस वार्ड में हम लोग कोरोना के मरीज़ों को रखेंगे, लेकिन फिर संख्या में इतनी तीव्रता से वृद्धि हुई कि हमें बहुत जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी में, रणनीति में परिवर्तन लाना पड़ा। एक और अच्छी बात रही कि हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा रहा, शीर्ष नेतृत्व हमारे निदेशक की तरफ से, उन्होंने भी इसमें बहुत व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि ली और ये सुनिश्चित किया कि हमारे प्रोटोकॉल्स हमेशा तैयार हैं, हम समय से एक कदम आगे रहें और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। एक कदम जो उठाया गया वो ये भी था कि ये मानते हुए कि ये एक असाधारण परिस्थिति है, इस प्रकार की महामारी हमें अपने जीवन काल में शायद मैं आशा करता हूँ दोबारा देखने का अवसर न मिले, तो ये हम लोगों ने तय किया कि हम अपने अधिक से अधिक वर्कफोर्स का इसमें उपयोग करेंगे। अर्थात यह नहीं है कि केवल मेडिसिन के लोग ही इसको देखेंगे या रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लोग ही इसको देखेंगे। हमारे सभी विभाग जो हैं, विशेष रूप से जितने रोग विषयक क्लिनिकल विभाग हैं, हमने तय किया कि नहीं, सब लोग इसमें सामने आएंगे। ठीक है, उनमें जिस प्रकार की जिनकी योग्यता है, जिनकी विशेषता है, थोड़ा हम उनको उस हिसाब से काम देंगे, लेकिन सब लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो कि हमने बहुत जल्दी तय कर लिया था, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता कि हम लोग इतनी संख्या में लोगों को अच्छी सेवा दे पाएँ। दूसरी चीज़ ये रही कि देखिए, शुरू में सब लोग भयभीत थे, लेकिन यही मैं कहूँगा कि एक नेतृत्व, लीडरशिप का एक पाठ था हमारे लिए कि अगर लीडरशिप युद्ध क्षेत्र में जाकर नेतृत्व करता है तो उसका असर कुछ और होता है। तो हमारे यहाँ के काफ़ी जो वरिष्ठ डॉक्टर्स थे, सब लोग आगे आए, सब लोग वार्ड में जाकर मरीज़ों को देखते थे, तो इससे बाकी लोगों में भी ये विश्वास जगा कि नहीं, हम भी ये काम कर सकते हैं जो हमसे हमारे युवा साथी हैं। इसके अलावे डॉक्टर्स के अलावे जो बाकी लोग हैं, नर्स, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी स्टाफ, क्योंकि उस माहौल में सबको रहना था और सबको काम करना था, तो उनके अंदर ये विश्वास जगा पाना कि नहीं, हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करूँगा कि बहुत कम समय में हमें पर्याप्त संख्या में जो हमारे बचाव के लिए जो चीज़ें, जो PPE किट, अच्छे गुणवत्तापूर्ण मास्क, इन सब की उपलब्धता में कभी कोई कमी नहीं आई। और समय के साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हम पूरे बचाव के साथ काम करते हैं तो काम करते हुए संक्रमित होने की संभावना बहुत कम होती है। तो समय के साथ लोगों के मन में ये जो भय था कि काम करेंगे तो संक्रमित हो जाएंगे, ये थोड़ा कम हुआ। हालांकि अंततोगत्वा हम में से बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, लेकिन जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में कार्यस्थल पर संक्रमित नहीं हुए, समाज में ही संक्रमित हुए। 100% यह बात सच नहीं है, ज़रूर कुछ लोग काम करते हुए भी संक्रमित हुए या हुए होंगे, लेकिन अगर हम ठीक से बात पर ध्यान देते हैं तो ज़्यादातर मामलों में हम पाते हैं कि नहीं, चूक जब हम काम पर जाते हैं तब तो हम बहुत सावधान रहते हैं, लेकिन जब हम समाज में होते हैं तो चूँकि 24 घंटे उस प्रकार की सावधानी बना के रखना चुनौतीपूर्ण होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। तो समय के साथ ये विश्वास भी आया। जो दूसरी लहर आई उसमें
जो मरीज़ों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी। तो हमने पहली लहर में भी हम अपनी जो अधिकतम क्षमता थी वहाँ तक हमने काम किया, दूसरी लहर में भी हमने किया। हम केवल कोविड के मरीज़ों को ही कुछ कुछ अवधियों में ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सब के लिए सेवा दे पाना संभव नहीं हो रहा था और ये बड़ा हृदय विदारक था। कई बार लोग बड़ी आशा से हम लोगों को संपर्क करते थे, क्योंकि हम सब लोग समाज से जुड़े हुए हैं और किसी से संपर्क करना हमारे समाज में कठिन नहीं होता है कि डॉक्टर साहब हमारे अमुक हैं, इनकी ये स्थिति है, कहीं से आईसीयू बेड हो जाए। लेकिन यदि संसाधन हो ही नहीं तो आप चाह कर भी सहायता नहीं कर पाते। जी। और एक और जो समस्या मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, चिकित्सकों को, नर्सों को, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य लोगों को हुई, वो ये थे कि हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हम सब लोगों को बचा नहीं पा रहे थे और समाज से जो अपेक्षा होती है स्वास्थ्य व्यवस्था से, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे अपने पूरे प्रयास के बावजूद। और उससे जो एक मन में टीस होती है, वो जो एक मनोवैज्ञानिक अंदर एक हलचल होती है, डॉक्टर, नर्स, जो लोग वहाँ दिन रात काम करते हैं, उसको संभालना भी बहुत कठिन था। जी। लेकिन इसके बावजूद हम सब लोगों ने मिलकर एक टीम भावना से काम किया और मैं तो कहूँगा हम लोग तो सीनियर डॉक्टर होने के नाते हमारा जो आना जाना होता था वो कम अवधि के लिए होता था, लेकिन जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर्स, नर्स, बाकी स्टाफ, जो कि 8 घंटे या रात में 12 घंटे लगातार वहाँ रहते हैं, उतने समय तक लगातार उस पीपीई किट और गॉगल्स आदि को पहन के रहना, कई बार गर्मी में, और उसमें आप कुछ खाना पीना भी नहीं कर सकते उस पूरी अवधि में, तो ये बहुत ही कठिन था। इसलिए मैं उन लोगों को मन में बार बार प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया, शारीरिक मानसिक दोनों रूप से। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे आपका ये से पल होते हैं जो पहले से इंसान तैयारी करता है कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक विपदाएं जो होती है उससे उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। यदि उसी तरीके से जो समस्याएं आती हैं, यदि हम बाढ़ की बात करें, सुखाड़ की बात करें, भूकंप की बात करें, अचानक से जो आगजनी हो जाती है उसकी बात करें, तो ये जो कोविड का फेज़ आया ये कुछ ऐसा ही था, ये प्राकृतिक आपदा की तरह ही आया। और जिस तरीके से आपने, आपके विभाग ने और तमाम लोगों ने इसका सामना किया है, ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इंसान के मनोबल को और मजबूत करने में मुझे लगता है कि लोगों ने ही लोगों की मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसमें कहीं कुछ मुझे नहीं लगता कि मन में एक टीस रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपसे जो बन पड़ा आपने किया, आपके विभाग से जो बन पड़ा आपने ज़रूर किया है। यदि हम आज की बात करें, आज के डे को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में, फर्स्ट एड डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर साहब, और हर वर्ष का अपना एक थीम होता है। इस वर्ष के थीम की बात करें तो वर्ल्ड रोड एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इस वर्ष का थीम है। तो कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि यदि वो प्राथमिक उपचार जानते हैं, वो प्राथमिक उपचार करें तो लोगों की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। तो संक्षेप में मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि प्राकृतिक उपचार कितना ज़रूरी है और कोई भी व्यक्ति किस तरीके से प्राथमिक उपचार दे सकता है, अपने पास क्या क्या ऐसी सुविधाएँ वो रखे, किन किन सामग्री को रखे जब वो रोड पे निकले, और अपने घरों में वो किन किन चीज़ों को रखे ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में, आपदा के समय में हर इंसान की जान बचा सके। जी, कुछ चीज़ें चाहिए और कुछ कौशल चाहिए। क्या बात है ना, कुछ हमें संसाधन चाहिए और कुछ स्किल्स चाहिए। तो चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कुछ स्किल्स को सीखना, कुछ कौशल को प्राप्त करना। फर्स्ट एड का ध्येय है कि यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई बीमारी अचानक प्रकट हो जाती है, तो हम उसके जीवन की रक्षा कर सकें,
उसको होने वाली क्षति को जहाँ तक हो सीमित कर सकें, और हो सके तो जो ठीक होने की प्रक्रिया है उसको और तीव्र कर सकें। ये 3 ध्येय होते हैं, और इस दिशा में जो पहले कदम उठाए जाते हैं, जो पहली सहायता दी जाती है व्यक्ति को, वही फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है। और यह केवल दुर्घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ, अभी मेरे मन में ताज़ा है, 2-2.5 महीने के अंदर की बात है। ज़रूर। मैं सुबह काम पर जा रहा था, तो दानापुर स्टेशन के पास जो टेम्पो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसको मिर्गी के झटके आ रहे हैं, और एक दूसरा व्यक्ति उसके पास एक पानी की बोतल लेकर खड़ा है, सोच रहा है मैं क्या करूं, उस पर उसके ऊपर पानी छिड़क रहा है। और तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं उसके पास गया, और जब मैं गया तो वह व्यक्ति उसको पानी पिलाने वाला था। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कुछ कुछ खास, अगर किसी को मिर्गी के झटके आ जाएं, किसी को कोई मूर्छित हो जाए, अचानक बेहोश हो जाए, सांप काट ले, खासकर हमारे गाँव में सांपों का काटना बहुत आम तो नहीं है लेकिन आम है, होता है, होती होता हैं है। जी, जी। और यदि कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो इस तरह की परिस्थितियों में क्या करना है, ये मुझे लगता है कि हम सबको पता होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ये हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए, कि बच्चा जब स्कूल से निकलता है उस समय तक उसको ये कुछ मूलभूत कौशल उसको प्राप्त हो जाए। तो खैर, मैं चिकित्सक होने के नाते मुझे पता था कि प्राथमिक उपचार क्या करना है। मैंने उस व्यक्ति को कहा, नहीं नहीं, मुंह में पानी मत डालो, उसको जिसको हम लोग कहते हैं रिकवरी पोजीशन में डालना, मैंने उस पोजीशन में डाला, क्योंकि आम तौर पर 2-3 मिनट में ज़्यादातर ये मिर्गी के झटके शांत हो जाते हैं। कभी कभी नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर हो जाते हैं। आवश्यक ये होता है कि उस छोटी सी अवधि में हम उसको क्षति पहुंचने से बचाएं। तो मैंने कहा, भाई पानी मत डालो, उसको रिकवरी पोजीशन में डाला। और उस 2-3 जब मैं गया था तो एक व्यक्ति था उसके पास जो कि उसके साथ चल रहा था। मैंने पूछा, आप कौन है? उसने बताया, मैं इसके गांव का हूं और पटना किसी काम से आया था। लेकिन उसके बाद वहाँ देखते देखते कई लोग इकट्ठे हो गए, और कोई कह रहा है पानी दो पानी दो, कोई कह रहा है अरे जूता सूंघाओ उसको। तो एक समय आके मुझे बोलना पड़ा कि आप सब चुप हो जाएं, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि कैसे हमें आसपास में लोगों को नहीं पता होता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है, क्या भ्रांतियाँ समाज में कई बार होती हैं। इसी प्रकार सांप काटने पर कई बार मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़ोर से कोई रस्सी बांध देते हैं जिससे कि उस भाग में रक्त जाना ही समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। इसी प्रकार CPR के बारे में, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में आपने सुना होगा। कई बार इसके बारे में मास अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं कि इसकी मूलभूत ट्रेनिंग जो है वो जनमानस के पास भी होनी चाहिए, ताकि कभी यदि हम पाएँ कि किसी की हृदय गति रुक गई है, उसकी नाड़ी हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो जब तक कोई स्वास्थ्य सेवा, कोई एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँचे, तब तक हम उसके मस्तिष्क तक किसी प्रकार रक्त और ऑक्सीजन पहुँचाते रहें, जो CPR की विधि होती है उसके द्वारा, ताकि थोड़ी बहुत संभावना, देखिए हृदय गति रुक जाना आमतौर पर हम समझते हैं कि यही मृत्यु है, जी। लेकिन कुछ समय तक उसके बाद भी, हृदय गति रुकने के बाद भी संभव होता है, या सिद्धांत रूप में संभव होता है कि हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, अगर दोबारा उन तक रक्त प्रवाह बहाल कर दिया जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति उन पर दोबारा होने लगे, तो हो सकता है कि वो दोबारा
उसमें जान वापस आ जाए। ये तो बहुत बड़ी बात बताई जी। डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं सड़कों पे जिस तरीके से अमूमन समस्याएं देखी जाती हैं, वो या तो मूर्छित होने की समस्याएं होती हैं या हृदय गति रुकने की समस्या होती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ख़ासकर महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि यदि आप पानी का बॉटल लेके भी निकलते हैं तो उसमें थोड़ी सी मात्रा ग्लूकोज की मिलाएं, ताकि सड़क पर आपको ग्लूकोज की कमी यदि होती है तो उस पानी को पीकर उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आज इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी बातचीत की, अपने जीवन अनुभवों के विषय में बताया, और साथ ही वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर भी आपने कुछ खास चर्चाएं की, कुछ खास बातें बताई, जिससे हमारे दर्शक कुछ सीख पाए। आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी सौभाग्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, देखिए आपने ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे डॉक्टर रवि कीर्ति से। आप अपर प्राध्यापक हैं पटना एम्स की। इनसे जो भी जानकारी मिली, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है आपको जानने के लिए कि किस तरीके से आप आज के दिन को किस तरीके से आप यदि सड़कों पे निकलते हैं तो आप अपना फर्स्ट एड कर सकते हैं, आप लोगों का फर्स्ट एड कर सकते हैं, और किस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले लोगों को एक पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये बातचीत, और कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर लिख भेजिए। नोट कर लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।